वो 1857 में दिल्ली की तवाइफों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। लाहौर का ऐसे नहीं, ऐसा कोई तारीख ही नहीं है कहीं। तवाइफ का जो कल्चर है वो मुस्लिम हिंदू हाइब्रिड कल्चर है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का एक नावल है उमराव जानादा, ये हीरा मंडी की खानम वहीं से उठाई गई। और जो लखनऊ की तवाइफ है वो क्लासिकल तवाइफ है। वो तवाइफ है, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी बोली ठोली, उनके बच्चों को अपने को तहजीब देना, लड़कियों को। अमृतसर की तवाइफें जो हैं वो हमारे बड़ी वाकिफ हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अमृतसर की जो कौन सा इलाका है, पूरा फिक्रा बोल दें अगर साहब को, कौन सा इलाका है, कौन सा हल्का है जिसकी तवाइफ आपकी जो है वो दिलबर नहीं है। गुजारिश ये है, लीला बंसाली के लिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनको आगे 200 करोड़ उन्होंने लगाया है, परवरदिगार कोई 500 करोड़ वाला कोई ऐसा कोई फाइनेंसर आए इनके पास जो इनसे एक दफ़ा मुग़ल आज़म बनवा दे। वाह, बहुत। अब गुजारिश ये है कि ये जो आपने सवाल किया कि कहीं किसी ने किसी आज़ादी में किसी चीज़ में हिस्सा लिया, तो ये दिल्ली में जो जिसे हमारे जैसे लोग तो जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गदर भी कहते रहे उस दौर में। तो वो लोग वो 1857 में दिल्ली की तवाइफों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। लाहौर का ऐसे नहीं, ऐसा कोई तारीख ही नहीं है कहीं, है ही नहीं। अब बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा परवेज साहब, ये बताएं कि जो तवाइफ का इस सब कॉन्टिनेंट में कल्चर है जी, ये कहा जा सकता है कि तवाइफ का जो कल्चर है वो मुस्लिम हिंदू हाइब्रिड कल्चर है, और यह किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन या आपने जो पढ़ा है ज़ाती तौर पे जो देखा और जो अदब में पढ़ा? देखिए, असल में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का एक नावल है उमराव जानादा जी, ये हीरा मंडी की खानम वहीं से उठाई गई, लेकिन वो ये नहीं है। खानम है, उसका दबदबा उसका है, वो सारी चीज़ें हैं, वो कोठे की मालिका है, लेकिन ये सच है क्योंकि वो जो नॉवलेट है वो मैं समझता हूँ मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने एक मुद्दत पहले एक तारीख़ रकम की है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो आप तवाइफ देखते हैं सब कॉन्टिनेंट में जो है, इसी का जिक्र करेंगे ना, बाहर का हमने क्या करना है। यहाँ जो तवाइफ है इसके रंग अपने शहर और अपने इलाकाई कल्चर जो है उसके साथ इसके बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। वहाँ से बहुत सी चीज़ें ओढ़ ली जाती हैं। कलकत्ता की तवाइफ का स्टाइल और है, चलना फिरना और है, गीत संगीत और है। बनारस की तवाइफ क्लासिकल कैसे गाती है, गौहर बाई जैसी औरत और बड़ी बड़ी औरतें वहाँ हुई हैं। जी हाँ, आप यकीन कीजिए कि वो ऐसी ऐसी ख़वातीन, वो कैसी क्लासिकल, कैसे वो सीखी पूछी, किस तरह उन्होंने किया, वो एक रंग ढंग है। एक दिल्ली और की जो लखनऊ की तवाइफ है वो क्लासिकल तवाइफ है। वो तवाइफ है, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी बोली ठोली, उनके बच्चों को अपने को तहजीब देना, लड़कियों को असलूब सिखाना। अमृतसर की तवाइफें जो हैं वो हमारे बड़ी वाकिफ हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि अमृतसर की जो कौन सा इलाका है, पूरा फिक्रा बोल दें अगर साहब को, कौन सा इलाका है, कौन सा हल्का है जिसकी तवाइफ आपकी जो है वो दिलबर नहीं है। गुजारिश ये है कि अमृतसर की तवाइफ यूँ समझ लीजिए कि वो पंजाबी तवाइफ है। वाह, उसमें बड़े बड़े नामवर लोग हैं, तो मिठे नामियों के निशान कैसे बस कैसे? वो तो होता ही है, तो नाम लेना। हमने अच्छा, मैं गुजारिश ये है कि बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, अब किस्सा ये है कि वो पंजाबी तवाइफें हैं जो अमृतसर में जो हाल बाजार के साथ, वो जो बिल्कुल साथ में बाजार था उनका, वहाँ वो और हैं, उनका माहौल और है, उनका कल्चर और है। लेकिन उनमें बड़ी बड़ी गाने वाली हुई हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। वो आपको नज़र आएंगी बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में, आगरे में, अवध में, जो बाकायदा। गोखी बाई कहाँ थी? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गोखी बाई के बारे में मेरी मालूमात कमज़ोर हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मुगन्नियाँ हुई हैं सब कॉन्टिनेंट की। मेरा ख्याल है वो भी
चलें नेक्स्ट। परवेज साहब रिसर्च मैं रिसर्च कर लूंगा, मैं आपको गोखी भाई के बारे में और बताऊंगा। अच्छा परवेज साहब ये बताएं कि बस हम आखिरी इस तरफ बढ़ रहे हैं, वाइंड अप की तरफ, कि ये जो अजीम गाने वाली थी, जी जी, इनमें जैसे गोखी भाई भी हैं, जोरा भाई अंबारी, अख्तरी भाई फैजाबादी हैं, फिर बहरजान हैं, वो हमारी निर्मला देवी हैं, गोविंदा की वालिदा जो है, वो बहुत बड़ी मुगन्निया और बड़ा जबरदस्त उन्होंने गाया। फिर हमारी जाहिदा परवीन है जी, फिर हमारी मलका रोशनारा बेगम है, मुख्तार बेगम है, वो भी अपना। अच्छा मुख्तार बेगम का मुझे याद आया, खैर ये ट्रैक से हट जाएंगे, जिस दिन मुख्तार बेगम को डिस्कस करेंगे जरूर कीजिएगा, वो बड़ा जरूरी है। तो मुझे ये बताइए कि ये गाने वाली कैटेगरी और थी, और जो हसीनो जमील खवातीन रही वो और रही, बिल्कुल वो रक्स करती थी, वो रक्स भी करती थी जो सीख जाती थी, कुछ तो अपनी अदाओं से ही चक्करबाजी डाल लेती थी, कुछ उनमें जो शिक्षाकार होती थी, जिसने किसी बिरजू की खिदमत की हो, किसी आशिक हुसैन सम्राट की खिदमत की हो, किसी ने ईदू की खिदमत की हो, किसी ने लच्छू जी की पाँव दबाए हों, तो वो रक्स सीख जाया करती थी, क्योंकि रक्स एक और अच्छा है। ऐसे भी इसकी बाइफर्केशन शायद होती हो, मुझे आप बताएं कि जो गले से सुरीली थी वो गाया करती हों, और जो जिनका अंग अच्छा हो वो डांस करती हो। मैं ये तो पक्की बात है जी, इसमें तो कुछ शक ही नहीं, ये होता रहा। ये दो चीजें हैं। अच्छा रक्स, जो महा रक्कासा हुई जी, उनका गीत संगीत हमेशा कमजोर रहा, और जो गीत संगीत को प्रॉपर करती रहीं उनका रक्स हमेशा कमजोर रहा। ये भी एक कमाल है, क्योंकि पाँव ये जब जमीन पे थतकार करते हैं, वो 5 मात्रे की थतकार हो रही है, ठीक है, 3 ताल की हो रही है, वो जिस वक्त वो पाँव लगते हैं ना भाई इस फर्श के साथ, तो वो गले पे असरअंदाज होते हैं। वाह, अच्छा ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो बहुत बड़ी परफॉर्मर रही उनका रक्स अच्छा नहीं था, जैसे मीना कुमारी रकासा अच्छी नहीं थी, एक परफॉर्मर, अल्लाह अकबर। और फिर इसी तरह वो जो समिता पाटिल, वो भी उनका भी रक्स जो है, हमने सनम को खत लिखा, उनके हाथ कमजोर है। और इसी तरह इस तरफ भी, लेकिन कुछ हमारे यहाँ आर्टिस्ट जो हैं, जैसे रानी बेगम, रक्स भी अच्छा था, परफॉर्मर भी अच्छी थी। रेखा का नाम आप क्यों भूल गए? रेखा का, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये देखिए मैंने कुछ मालूमात जो है वो इकट्ठी की मीर टाकीज के देखने वालों के लिए, कि 1857 जो गदर और वो जंग, आज़ादी जंग में, उसमें उस जंग में 1857 की जंग में अजीजन वो उन्होंने बगावत की, और यही जो परवेज साहब बता रहे हैं उनका ताल्लुक वहाँ से रहा। शुमाली हिंदुस्तान में इस किरदार को तवाइफ कहा गया, जनूब में देवदासी, बंगाल में बाईजी और गवा में नायकन कहा गया। और फिर जब अंग्रेज़ का वो होता है यहाँ इस खित्ते में, तो उन्होंने इन्हें नाच गर्ल का वो टाइटल दिया। और फिर किताबों में और रिसर्च जिन्होंने की, उन्होंने लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में तवाइफ का जो अदारा है, इसे जिस्म फरोशी के साथ जोड़ दिया गया। एक मौर्रख है वीना ओल्डबर्ग, अपनी किताब दी मेकिंग ऑफ कॉलोनियल लखनऊ में लिखते हैं कि तवाइफों को जिस्म फरोशी से जोड़ना इस अदारे की इंतहाई बददियानत तस्वीर कशी है। यानी ये जो तवाइफ और जिस्म फरोशी है, बिल्कुल अलग अलग है। मुख्तसरन ये बताएं कि कहाँ जुड़ता है? कहीं नहीं जुड़ता, सिर्फ गंगूबाई में जुड़ता है। गौर कीजिएगा, बात यह है कि आप कुर्सी वाली डूमनी उसको जो है उसको उठा के आप तवाइफ बना रहे हैं। अरे भाई तवाइफ है या ये कस्बी है, कौन है? ये डिफरेंशिएट किसने करना है? वो जो मेकर है। तो यहाँ ये मैंने एक जुमला कहा था, वो मैं फिर कहूँगा कि किसी वक्त सब कुछ नहीं मिल जाता सबको। इसे एक और नाम शामिल कर लीजिए, मुझे आ गया, इसे नर्तकी भी कहा जाता है। नर्तकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, इसे ही कहा जाता है। अच्छा परवेज साहब, अब इसको वाइंड अप करते हैं कि संजय लीला बलसाली के इस वेब सीरीज़ को, जो 8 घंटों पे मुश्तमिल, फिल्म का तो 120
मिनट की फिल्म होती है, तो 8 घंटों में अगर बात नहीं कर सके और उसको उसकी समरी कर दीजिए, इसमें आप कितने नंबर उन्हें देते हैं इस काविश के? नहीं, वो काविश जहाँ तक उनका मैं उनको बतौर आर्टिस्ट, जी, बतौर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटर, उनको मैं समझता हूँ अगर 10 नंबर टोटल हों तो उसमें से 6 नंबर बासानी दिए जा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक ठीक। क्योंकि इसलिए मैंने कहा ये 6 नंबर कि आप यकीन कीजिए खुश्क सेरों तने शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसरे तर की सूरत, कभी कभी खुश्क भी रह जाता है। अच्छा, अब चलते चलते जब वाइंड अप कर रहे हैं, हाँ, देखिए कि वो है गुजारिश है और दूसरी फिल्में हैं, फिर देवदास है, फिर ब्लैक है, फिर पद्मावत है और गंगूबाई है, अब ये उनका वेब सीरीज हो गई। तो उसमें परवेज साहब जो माहौल है वो 80% 75% एक सा है। अभी मैं आपको इंडिया का एक दूसरा डायरेक्टर गिनवाता हूँ, आजकल उनकी चमकीला लगी है, उसका माहौल अलग है, तमाशा का अलग है, जब वी मेट का अलग है, रॉक स्टार का अलग है, वो एक नया जहान। क्या कहने, आपने आज के इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात अब आपने अब की है सर, माफ़ी कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मीर साहब, कुछ चीज़ें सब कोशिश में होती हैं फनकार के, मैं भी यही काम करता हूँ, यकीन कीजिए कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं वो फंस जाती हैं मेरे भाई। संजय लीला बंसाली के लिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनको आगे 200 करोड़ उन्होंने लगाया है, परवरदिगार कोई 500 करोड़ वाला कोई ऐसा कोई फाइनेंसर आए इनके पास जो इनसे एक दफ़ा मुग़ल आज़म बनवा दे। वाह, बहुत आप यकीन कीजिए, बड़ी समझदारी वाली और बड़ी कमाल बात कर रहे हैं। मुग़ल आज़म से बाहर संजय लीला बंसाली साहब का विजन नहीं जाता, लेकिन बस मेरी एक दरख्वास्त है, अगर वो मुग़ल आज़म बनाएं तो मिर्ज़ा वजाहत अली चंगेज़ी, कमाल अमरोही, डॉक्टर मासूम रज़ा राही और आखिरी सीन के लिए राजेंद्र सिंह जैसे बंदे को वो कहाँ से लाएंगे, और अगर ले आएंगे ईमान अली, और अगर ले आएंगे तो खुदा के लिए मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो उसी फिल्म के डायलॉग्स को रख के तो अपना ये तो ड्रीम पूरा करें। वाह 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 वाह। उसमें हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस हुई है, जैसे बिलाल लिशारी ने मौला जट बना के तो आज की नस्ल को भी, आज की जनरेशन को भी दिखा भी दी है और दाद भी जो है वसूल कर ली है। मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब के साथ हमने संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी तफसील के साथ डिस्कस की। परवेज़ कलीम साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो मीर टाकीज़ को इस तरह जो रिसर्च और ख़ास तौर पे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का फिल्म का नॉस्टैल्जिया है, और अच्छी फिल्में भी हैं, बुरी फिल्में हैं, सब कुछ है, जो भी है, म्यूज़िक है, उस पर कभी कभी ये मीर टाकीज़ के लिए टाइम निकाला करें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सर। मैं ज़रूर कहूँगा, ये तो इन्फॉर्मेशन बांटने की उम्र है, इस उम्र में एक तो सच कहना लाजिम है, फ़र्ज़ है, और एक सच्ची बात है, जो कुछ पल्ले है वो सबका सब बांट देना चाहते हैं, वो पास रखने की कोई गुंजाइश, लव यू सर, कोई गुंजाइश नहीं। तालियां परवेज़ साहब के लिए, तालियां, कोई गुंजाइश नहीं है सर।